हेलो एवरीवन। संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम और स्वागत करते हैं। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि कल हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था कि हमारी जो संकल्प ट्यूटोरियल है, हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच लगातार चल रही हैं। अब संकल्प ट्यूटोरियल CHS BHU ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ चुका है। तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जो फर्स्ट वीडियो हमारा ऑनलाइन का होगा वो बायोलॉजी बाय राकेश सर आज से स्टार्ट हो रहा है। और ये जो आज की वीडियो आपकी रहेगी क्लास 9 CHS बायोलॉजी पार्ट का ये वीडियो है, जो थंबनेल पे आप चैप्टर देख रहे होंगे। और इसके बाद एक एक कर ये वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलते जाएंगे। यूट्यूब के साथ साथ हमारी ऐप संकल्प ट्यूटोरियल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे संकल्प ट्यूटोरियल, ये लोगो आपको वहां देखने को मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आज की जो भी लेक्चर रहेगी ये यूट्यूब पर आज का जो वीडियो है बिल्कुल फ्री रहेगा। और जो आपके इसके नोट्स रहेंगे संकल्प ट्यूटोरियल के ऐप पर नोट सेशन में आप जाओगे, वहां पर ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन बैक टू बैक आपको वीडियो मिलते जाएंगे। अभी साइंस पार्ट स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मैथ, जितने भी आपके सिलेबस वगैरह है सब 1 to 1 कर आपके सिलेबस आपके ऐप के माध्यम से आपके तक पहुंचाया जाएगा। जो भी सारे नोट्स होंगे वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, नोट्स यहाँ से लीजिए। उसके बाद और भी वीडियो के लिंक आपको जानकारी के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 CHS BHU, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली CHS BHU के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और साथ ही साथ जो हमारी एकेडमिक बैच है, जो 9 CBC एकेडमिक बैच है, वो भी इस वीडियो को देखकर फायदा ले सकते हैं। तो इसमें आप चैप्टर देखोगे बेटा, तो इस चैप्टर का नेम है लिविंग वर्ड एंड सेल। CHS साइंस में जो बायोलॉजी पार्ट है उसमें आपको फर्स्ट पार्ट मिलेगा लिविंग वर्ड एंड सेल, ये आपका चैप्टर का नेम है। सो इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इसके बारे में आउटलाइन देते हैं। लिविंग वर्ड का मीन्स क्या होगा एंड सेल तो आप जानते हो। इस चैप्टर को डिस्क्राइब करते हैं। तो आपने सुना होगा, ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, ताकि सभी बच्चों को अच्छे समझ में आए। तो लिविंग वर्ड एंड सेल की बात करें तो लिविंग वर्ड का मीन्स क्या होगा। लिविंग वर्ड की बात करें जहां आप सरवाइव कर रहे हो, वहां पे बहुत सारे आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लिविंग सेल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे एनिमल्स दिखेंगे, इंसेक्ट दिखेंगे ना, यूनिसेलुलर दिखेंगे, मल्टीसेलुलर दिखेंगे। तो ये सबकी कंपाइल है, ये सारा आपका लिविंग वर्ड के अंडर में आएगा। तो लिविंग वर्ड में आपको मिलेंगे कि सर लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग का डिफिनेशन क्या होगा, लिविंग क्या होता है तो हम क्या बोलते हैं कॉमन वे में, जो सांस लेता है उसको लिविंग कहते हैं। तो लिविंग प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे। रियल में लिविंग का मीन्स क्या होगा और नॉन लिविंग क्या होगा, ये हम आपको नेक्स्ट स्लाइड पर बताते हैं। ये आपका चैप्टर नेम है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बेटा, डेफिनेशन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग नॉन लिविंग का मीन्स क्या होगा, लिविंग को कैसे आप डिफाइन करोगे, तो यहाँ आपको देखने को बेटा मिलेगा। योर फर्स्ट हेडिंग, आपकी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है सर लिविंग थिंग। क्या है बेटा, लिविंग थिंग। लिविंग किसको कहा जाएगा, लिविंग क्या होगा, ये यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी फर्स्ट हेडिंग आएगी लिविंग थिंग। तो लिविंग क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है लिविंग है क्योंकि सर हम ब्रीदिंग करते हैं, हमारे अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, मोमेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, ग्रोथ होते हैं, तो हम क्या है लिविंग है। इस बात को हम समझते हैं। इसके नोट्स आपको संकल्प ऐप नोट्स में आप जाओगे, सारी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और ये वीडियो आपके यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इसके बाद की वीडियो आपको संकल्प ऐप पर मिलेगा। ओके, जो लिविंग थिंग का मीन्स होता है रिफर टू एनीथिंग, सॉरी, रिफर टू एनीथिंग दैट इज नाउ और वंस वाज अलाइव। क्या कह रहा है कि जो एनीथिंग, जो भी आपका कुछ है,
अगर वो क्या है, अगर लाइव है, लिविंग है, ठीक है, वो बहुत सारे एक्टिविटी को कर पा रहा है। लाइक जैसे आप देखो, टू क्लासिफाई सम टाइम समथिंग एज लिविंग, अगर हम देखें तो कह रहा मस्ट ग्रो। अगर आप लिविंग को एक्ट देखो, पर्टिकुलर देखोगे तो कोई डिफिनेशन एकदम फैक्ट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी समझाने की कोशिश की जा रही है। एनसीईआरटी हमारी कहती है कि एकदम परफेक्ट डिफिनेशन तो लिविंग का नहीं मिलेगा, फिर भी आपको समझाई जाती है कि जो हमारी क्लासिफाई अगर किया जाए समथिंग लिविंग के बारे में, सो इट मस्ट ग्रो। सर अगर लिविंग रहेगा तो क्या करेगा, ग्रो करेगा एंड डेवलप, ग्रोथ करेगा, डेवलप करेगा। यूज एनर्जी, अगर सर लिविंग है, एनर्जी की भी यूज करेगा। लिविंग क्या करेगा, एनर्जी का भी यूज करेगा। रिप्रोड्यूस, लिविंग क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन आपने सुना होगा, अपनी जैसे स्पीसीज को प्रोड्यूस करना, उसको रिप्रोड्यूस कहते हैं। एंड बी मेड ऑफ सेल, वो क्या होती है सर, सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर लिविंग को डिफाइन करना होगा तो आप बता सकते हो कि सर टू क्लासिफाइड समथिंग एंड लिविंग इट मस्ट ग्रो। लिविंग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और एनर्जी का यूज करते हैं, ठीक। एंड देन रिप्रोड्यूस करेंगे और ये सेल से मेडअप होते हैं। ये हमारी क्या होती है सर, लिविंग की डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग देखो ये है बहुत छोटी चीज, लेकिन इसको प्रॉपर हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि रियल में अगर डेफिनेशन की बात है तो कैसे इसको हम कंप्लीट करेंगे। अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग की तो कह रहे हैं रिफर टू एनीथिंग दैट वाज नेवर अलाइव, मतलब ऐसा चीज, ऐसी एनीथिंग जो भी कुछ है वो कभी भी लाइव नहीं हो सकता है। जैसे तो कह रहे हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑल द टाइम। तो पता होगा लिविंग एंड नॉन लिविंग हमेशा ऑल द टाइम, तभी तो इकोसिस्टम बनता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है। बेटा ये क्या है, नॉन लिविंग, हम क्या लिविंग, इंटरेक्ट है ना, इस तरीके से इंटरेक्ट होता है। तो ये जितनी भी सारी चीजें आप देख रहे थे, ये रिप्रोड्यूस हो गए, डेवलप हो गए, एनर्जी यूज हो गए, ये क्या करते हैं सर, इसका यूज नहीं करते। ये सारी चीजें नॉन लिविंग में आपको नहीं होते, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अब आता है डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्या डिफरेंस होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग में, डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम सेल की बात करें, ठीक है बेटा, हम डिस्कस करते हैं, वी टॉक अबाउट सेल। तो सेल की बात करें बेटा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सेल होते हैं, नॉन लिविंग लिविंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो नॉन लिविंग और लिविंग में सेल की बात करोगे तो लिविंग जो होते हैं सेल से मेडअप होते हैं, और आपके नॉन लिविंग में सेल क्या होते हैं, लैक होते हैं, ठीक। अगर होंगे भी तो डेड होंगे। ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का मीन्स होता है कि किस सबस्टेंस से मिलकर बना, और के ऑर्गेनाइजेशन क्या, कैसे ये बना होता है। तो कह रहे हैं कि सम टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन एंड सिस्टम। जो लिविंग होते हैं वो टिश्यू सेल सिस्टम से मिलकर बने होते हैं, ठीक। लेकिन आप देखोगे नॉन लिविंग तो ग्रोथ अकर फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की तरफ से वो ग्रो, जैसे रॉक्स देखोगे तो बढ़ेगा, ये सिर्फ ग्रोथ करते हैं, बाकी ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग में नहीं होती है। लाइफ साइकिल की बात करें तो जो हमारे लिविंग की लाइफ साइकिल की बेटा बात करोगे, और ऑर्गेनिज्म फॉलो द लाइफ साइकिल ऑफ बर्थ। जितने भी ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो उसकी कोई ना कोई लाइफ साइकिल होगी, उसके बर्थ की, उसकी ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की, एजिंग की, डेथ की। बूढ़ा होगा, हम भी बूढ़े होंगे, आप भी बूढ़े होंगे, डेथ होगी, ये तो भाई लिविंग है तो डेथ होना ही होना है। तो ये लिविंग के कैरेक्टर हो जाएंगे। नॉन लिविंग देखोगे लैक ऑफ लाइफ साइकिल, नॉन लिविंग उसकी कोई लाइफ साइकिल नहीं होती है। एंड देन रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो लिविंग में आपको रिप्रोडक्शन मीन प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ दियर ऑन काइंड, अपने ही जैसे ऑन काइंड को, स्पीसीज को प्रोड्यूस किया जाता है, मीन्स रिप्रोड्यूस करता है कौन, लिविंग। नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस सर नहीं करता है, ओके। एंड देन हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन हाउ टू ऑब्टेन फूड, फूड कैसे ले रहे हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि रिक्वायर प्रॉपर नरिशमेंट ऑटोटॉपिक एंड हेटरोटॉपिक। अगर लिविंग है या तो ऑटोटॉपिक या तो हेटरोटॉपिक तरीके से फूड को ऑब्टेन करता है अगर लिविंग है तो, लेकिन इसको न्यूरिशमेंट की जरूरत नॉन लिविंग को नहीं होती है। एंड देन रेस्पिरेशन की बात करें बेटा तो लिविंग में रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन करेगा, एनर्जी का यूज करेगा, फूड को ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। एक्सक्रीशन की बात करोगे तो वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी क्या करती है, वेस्ट को रिमूव करती है, आपकी बॉडी वेस्ट को रिमूव करती है।
नॉन लिविंग में एक्सक्रीशन लैक होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जो लिविंग होते हैं बेटा वो रिस्पॉन्स करते हैं, क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, मेरी बातें आप सुन लो, ठीक, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जो भी किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट क्या करेंगे, रिस्पॉन्स करते, वो होते हैं हमारे लिविंग। लिविंग में ऐसी चीजें होती है, नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है। लिविंग में मोमेंट होते हैं, ठीक है, शो मोमेंट करेंगे, नॉन लिविंग मोमेंट को शो नहीं करेंगे। ये हमारी लिविंग वर्ड के कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको क्लियर किए। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है CHS BHU में, तो मैंने इसको आपको बताया, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है, जो भी आपने देखा था थंबनेल पर, लिविंग वर्ड एंड सेल। जो लिविंग वर्ड पार्ट था वो मैंने बहुत ही शॉर्ट वे में, जो इंपॉर्टेंट थिंग है पॉइंट ऑफ CHS से एंट्रेंस एग्जाम की, वो मैंने कंप्लीट किया। अब जो हमारी पार्ट आती है वो आती है सेल। तो सेल बहुत ही, अगर बात करें तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर नहीं है, और सेल से हर स्टूडेंट रूबरू रहता है, उसके बारे में जानता है। तो बहुत ही कॉन्सेप्ट, मतलब मेन जो कॉन्सेप्ट क्या होती है वो लेकर आते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन CHS में अगर आप बैठते हो तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बहुत ही एनालिसिस कर कर वीडियो को तैयार, PPT को तैयार किया गया है, तो इसका बेनिफिट आपको श्योर मिलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी फर्स्ट हेडिंग बेटा वो है हमारी सेल। क्या है, सेल की बात करते हैं। तो सेल किसको बोलते हैं, व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है। अगर सेल की बात करें, सभी को डेफिनेशन पता होगा सेल क्या होता है। आज हम डेफिनेशन को प्रूव करते हैं, रियल में सेल होता क्या है, सेल का मतलब मीन्स क्या होता है। तो अगर आप डेफिनेशन देखो, अगर इस PPT, ये जो नोट्स बहुत बेहतरीन है, ये आपको आपके संकल्प ट्यूटोरियल की जो ऐप है वहां पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा। आप एकदम प्रॉपर लेक्चर को सुनिए, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कमेंट में बताइए। और कोई डाउट हो रहा है या और कोई ऐसा चैप्टर्स है जो आपको प्रॉब्लम कर रहा है बायो में, आप कमेंट करिए, उसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब बिल्कुल पूरी तरीके से हम ऑनलाइन आ चुके हैं, ठीक है। ओके, बार बात करते हैं बेटा सेल के डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ सेल, सो यू कैन सी ऑन बोर्ड, स्क्रीन पर आप देख रहे हो, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इतने देखो, एकदम ध्यान से सुनो क्या कह रहा है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर होता है, एक टर्म हम इसको गेन नोटिस करेंगे सर, बेसिक स्ट्रक्चर। क्या नोटिस करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट है एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सेकेंड पॉइंट आप नोटिस करना बेटा, फंक्शनल। क्या नोटिस करोगे बेटा, फंक्शनल। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। थर्ड पॉइंट आएगी हमारी यूनिट। क्या आएगी, यूनिट। ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ लोगे, सेल आपको प्रॉब्लम करेगा ही नहीं। अगर सेल की बात करें तो कह रहे बेटा जो हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्या बताओगे, द सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड एज सेल, या नोन एज सेल। तो अब इसका मीन्स क्या हुआ, ये तो अभी हम रट लिए, क्लास 7, 6, 8 से रटाया जा रहा है। अब इसको रटने के साथ साथ बात को समझो, क्योंकि आप 9th में जाने वाले हो, ठीक है। तो कह रहा है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, कैसे हुआ, तो हम यहाँ पर अगर देखें तो आपके जो सेल होती है, एक से ज्यादा सेल आपस में मिलते हैं, 1 2 मोर देन, ठीक है, एक से ज्यादा सेल आपस में मिलते हैं तो फॉर्म होता है बेटा टिश्यू। क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। और एक से ज्यादा जब टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं बेटा, टिश्यू सिस्टम बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, टिश्यू सिस्टम बन जाते हैं, टिश्यू सिस्टम बन जाते हैं। और एक से ज्यादा जब टिश्यू सिस्टम मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं बेटा, ऑर्गन। क्या बन जाएंगे, ऑर्गन फॉर्म हो जाएंगे। और 1 2 मोर देन ऑर्गन जब फॉर्म होते हैं तो क्या बन जाते हैं बेटा, ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। क्या बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बना लेते हैं बॉडी को, या ऑर्गेनिज्म को बना लेते हैं। उसको समझो। तो जैसे अभी हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ये हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल्स मिले तो टिश्यू बने, टिश्यू आपस में मिले तो क्या बन गया, टिश्यू सिस्टम बन गया। टिश्यू सिस्टम जब मिल गए तो क्या बना, ऑर्गन। तो हमारी बॉडी में 1 2 ऑर्गन तो नहीं, बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन मिले हुए हैं। एलिमेंट्री कैनाल, माउथ लेकर रहना सके, जितने हमारे पूरे ऑर्गन है पार्टिसिपेट किए, डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। एक से ज्यादा जब ऑर्गन मिलता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, उसी को तो ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, एक से ज्यादा ऑर्गन सिस्टम मिला है तभी जाकर हमारी बॉडी बनी है। कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम है, देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इंटीग्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम,
रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, तो ये सारी सिस्टम मिलकर बॉडी को फॉर्म किया है। तो इस तरीके से बॉडी आपकी फॉर्म हो जाती है। अब जो भी बेटा बॉडी बनेगी, जो भी बॉडी बनेगी, जैसे हम ह्यूमन बींग, हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी का कोई ना कोई शेप है, तो ये मान लो हो गया ह्यूमन बॉडी का शेप हो गया, ये ह्यूमन बॉडी होगी। हम प्लांट को एग्जाम्पल में ले लेते हैं, अगर प्लांट को एग्जाम्पल में लेते हैं तो ये आपके क्या है सर, प्लांट है, इसका भी तो शेप है सर, इसका भी तो शेप है सर। तो आपने देखा कि जब इतनी बड़ी बॉडी हमारी बन गई, स्टार्टिंग कहां से हो रही है सर, सेल से। स्टार्टिंग सर कहां से हो रही है, सेल से। जब स्टार्टिंग सेल से हो रही है तो बताओ सेल यूनिट हुआ कि नहीं, सेल यूनिट हुआ कि नहीं। सेल से स्टार्टिंग हो रही है, इतनी बड़ी बॉडी बन रही है, तो सेल यूनिट हुआ कि नहीं। अब कह रहे हैं सर स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल जो भी बॉडी बनेगी बेटा कोई ना कोई शेप बने, वो कितना अच्छा स्माइल कर रहा है, देख रहे हो ना? तो इसकी शेप बनी हुई है, और यहाँ पर देखो ये प्लांट है, इसकी भी शेप बनी हुई है, तो इसी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल। क्या होता है बेटा, स्ट्रक्चरल होता है। तो ये क्या हो जाएगी सर, स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके, उसके बाद कह रहा है कि अच्छा ये बताओ, ऐसा कोई इंसान है क्या, ऐसा कोई प्लांट है क्या जो सिर्फ अर्थ पे आ गया, कुछ काम ही नहीं करता। अगर आप काम नहीं भी कर रहे, आप सो भी रहे हो ना, तो आपकी बॉडी फंक्शन करती है। प्लांट स्टे रहता है, वो अपनी फंक्शन करती है। तो ये टर्म हो जाएगा सर क्या, फंक्शनल। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और भी बेटर तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ये आपकी सेल थी। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो थिंग आती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीएचएस एमसीक्यू जब क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब ये देखो मेन पॉइंट, बहुत दुनिया भर का पंचायत नहीं है, मेन मेन पॉइंट आपको बताया जा रहा है, और एक एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझाया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। कह रहा है कि डिस्कवरी की बात करते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की थी। तो सेल की डिस्कवरी है, तो आप सबको याद है, बहुत सबको पता है, लेकिन फिर भी एग्जाम में अच्छे से एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप करता है। कह रहा है कि डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करें तो रॉबर्ट हुक क्वाइंड द टर्म सेल। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल टर्म को क्वाइंड किया था, सेल टर्म को बताया था रॉबर्ट हुक ने। ओके, एंड व्हेन ही ऑब्जर्व हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर इन द सेक्शन ऑफ कॉर्क यूजिंग द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। जो रॉबर्ट हुक सर थे, इनका खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था, और उन्होंने सबसे पहले सेल को ऑब्जर्व किया, सेल कैसा दिखाई देता है। तो आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा, हनी कॉम्ब जिसको बोलते हैं, तो मधुमक्खी का छत्ता बेटा आप देखोगे तो इस तरीके की होती है मधुमक्खी की छत्ते। कभी इसको छेड़ना मत, नहीं तुमको छेड़ देगा, तो इस तरीके की होती है। तो उनका कहना था, जब सेल को इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने बताया कि मधुमक्खी की छत्ते की जैसे की आकार, छत्ते की जैसी सेल होती है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर सेल शो होता है या दिखाई देता है। ये बात बताई थी, ये जो बात थी इसको बताया था रॉबर्ट हुक ने। और किस ईयर में किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को ऑब्जर्व किया था। ओके, आई होप इस स्लाइड की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर आप। ओके, तो स्लाइड को चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड आएगी बेटा, मैंने शेप एंड साइज, क्या बात कर रहे हैं बेटा, शेप एंड साइज की बात कर रहा है, तो शेप एंड साइज ऑफ सेल। तो अब सेल की डिस्कवरी हो गई। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन जैसे सेल की डिस्कवरी सभी जानते हो, अगर नॉर्मल सेल की डिस्कवरी पूछेगा तो रॉबर्ट हो, लेकिन क्या हो जाता है, पूछ देता है डेड सेल किसने डिस्कवरी की, तो रॉबर्ट हो। उधर लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी बेटा, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, क्या पूछा जाएगा, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की डिस्कवरी किया था एंटोनी वॉन लुवेनहॉक। किसने किया था बेटा, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, एंटोनी वॉन लुवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि बेटा सेल की शेप और साइज कैसी होती है। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, सेल की शेप कैसी होती है, सेल की शेप कैसी होती है। ठीक है, बोर अगर होइएगा तो बताइएगा, कहानी सुनाएंगे अच्छा अच्छा। ठीक है, तो कह रहे बेटा कि अगर सेल की शेप की बात करते हैं तो सेल वेरी इन शेप, सेल का शेप अलग अलग होता है, वेरी करता है, डिफरेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगह होता है। ठीक है, सच एज राउंड, सेल आपका राउंड भी हो सकता है। एग्जाम्पल में आरबीसी, आरबीसी जानते हो, ब्लड का पार्ट होता है।
आरबीसी आप देखोगे तो कैसा होता है, रेड कलर का होता है। एल्पेनलिबे टॉफी खाया हो ना, ऐसे भी इसमें चपटा जैसे पेड़ा वड़ा होता है, वैसी आरबीसी सर्कुलर में होती है, राउंड में होती है, तो वो भी तो एक सेल है। तो वो सेल कैसी होती है, राउंड शेप की होती है। एंड देन स्पाइंडल शेप होती है। मसल से देखोगे तो कैसा रहेगा सर, स्पाइंडल शेप का होगा, ठीक। एंड लॉन्ग ब्रांच देखोगे, लॉन्ग ब्रांच होती है, तो लॉन्ग ब्रांच आपको नर्व सेल देखने को मिलेगा। नर्व सेल कैसा होता है, तो आप देखोगे ये हमारी क्या होती है, नर्व सेल होती है। ये हमारी क्या हो जाएगी, नर्व, लॉन्ग है और ब्रांच है तो क्या हो जाती है, नर्व सेल। तो इनकी शेप क्या करती है सर, आपकी वैरी करती है। उसके बाद कह रहा है इरेगुलर शेप होते हैं। ये तो राउंड हो गया, ब्रांच हो गया, ठीक है। इरेगुलर शेप के भी सेल होते हैं। जैसे डब्ल्यूबीसी का नेम आपने सुना होगा, ये भी ब्लड का पार्ट होता है। आपने अमीबा का नेम सुना होगा, ये भी ब्लड का पार्ट होता है। तो ये इरेगुलर होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, इरेगुलर होते हैं। और इनका शेप क्या होता है सर, चेंज होता रहता है। अमीबा का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी कोई फिक्स शेप नहीं होता है, इरेगुलर शेप के होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेल का शेप कैसा होता है, तो बताओगे सर वेरी करता है, आरबीसी का अलग है, न्यूरॉन का अलग है, ठीक है। अगर पूछेगा अमीबा का, अरे सर उसका तो फिक्स ही नहीं होता है, वही रेगुलर होता है, वो जो जैसे मन वैसे हो जाता है, ठीक। उसके बाद कह रहे इसके साइज की बात करते हैं। सेल की साइज क्या होती है, साइज की बात करोगे, द साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू डियर फंक्शन। सेल की जो साइज होती है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग रिलेटेड होती है। द लार्जेस्ट नोन सेल आर अनफर्टिलाइज ऑस्ट्रिच एग सेल। जो ऑस्ट्रिच जिसको शुतुरमुर्ग आप कहते हो, उसका जो अनफर्टिलाइज एग होता है वो सबसे बड़ी सेल होती है, और 6 इंच की होती है। इसकी डायमीटर कितनी होती है, 6 इंच की होती है। तो ये हमारी सबसे बड़ी सेल होती है, एग ऑस्ट्रिच अनफर्टिलाइज। ओके, तो ये आप देख सकते हो, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको चीजों को बहुत ही प्यार से समझाया गया है। इसको देखना, एक दो बार देखोगे बात समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सेल। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सेल से रिलेटेड क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसके बारे में जानते हैं सेल के बारे में। तो देखिए क्या इंटरेस्टिंग है, ये आपके सीबीएसई एकेडमी में भी हेल्प करेगा, और सीएचएस में तो इसे क्वेश्चन बनता ही है। तो देखते हैं क्या फैक्ट है। तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल सोचो, सबसे छोटा सेल कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है। अरे स्मॉलेस्ट सेल में देखोगे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज, बहुत प्यारा नाम है सर, पीपीएलओ। अब कहेंगे सर निमोनिया आप बोल रहे हैं, निमोनिया में पी बेटा साइलेंट होता है, इतना अंग्रेजी तो आता है, ठीक है। कह रहे पीपीएलओ, पीपीएलओ फुल फॉर्म होगा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज, also known as mycoplasma गैलीसेप्टिकम। 0.1 से 0.3 म्यू एम मिली माइक्रोन हमारी सबसे छोटी सेल होती है। क्या होगी, कह रहा है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गन, जिसको पीपीएलओ आप कहते हो, ये सबसे छोटी सेल होती है, इसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है। और उसकी कितनी होती है, 0.1 से 0.3 होती है। लर्न हो गया, सबसे छोटी सेल सर पीपीएलओ, कितना प्यारा ना, पीपीएलओ, ठीक। और किस नेम से बोलते हैं सर, माइको, कितनी होती है, 0.1 से 0.3 म्यू एम होती है, ठीक है। फिर कह रहे लॉन्गेस्ट सेल की बात करो, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है। लंबी सेल की बात करो, अभी मैंने बताया ह्यूमन नर्व सेल होता है, 90 से 100 सेंटीमीटर होता है, 90 से 90 टू 100, 90 से 100, 90 टू 100 सेंटीमीटर हमारे लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। सबके लार्जेस्ट यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म देखे तो प्लांट में एसिटेबुलरी, ये यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही चीज आपको लेकर आए हैं, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम प्लांट की बात करते हैं एसिटेबुलेरिया, जो 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है, और एनिमल की बात करो तो अमीबा जो 1 mm होती है। ह्यूमन सेल की बात करोगे तो लार्जेस्ट, ह्यूमन सेल का लार्जेस्ट सेल क्या होता है, फीमेल ओवम, जो 1 mm का होता है। और स्मॉलेस्ट की बात करोगे तो सबसे छोटी जो सेल अगर ह्यूमन बीइंग की बात करोगे तो सर आरबीसी होती है। क्या होती है बेटा, आरबीसी होती है, जो सबसे छोटी होती है, ठीक है। आरबीसी क्या होती है बेटा, सबसे छोटी होती है। चलिए, तो ये आपकी स्लाइड कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो है टाइप्स ऑफ सेल। क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं, कितने टाइप के आपके सेल होते हैं।
तो टाइप ऑफ सेल की बात करें तो ये आप इसके बारे में आप जानते भी होंगे, इसको बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम समझाते हैं सर। सेल जो आपकी होती है बेटा, दो टाइप की होती है। एक होती है सर प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड होती है सर यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मीन्स होता है, प्रो मीन्स होता है बेटा प्रिमिटिव, कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मीन्स होता है इनकम्प्लीट कह लो या वेल डेवलप्ड नहीं होता है। ठीक है, प्रिमिटिव बहुत छोटा होता है, कंप्लीट न्यूक्लियस जिस सेल में नहीं होता है वैसे सेल को बोला जाता है प्रोकैरियोटिक। से लैक ऑफ सेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो न्यूक्लियस का अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे बेटा तो ये आपका न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ये जब सेल में न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एब्सेंट होता है। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होते हैं सेल में, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो कहलाता है हमारा क्या सर, आपका प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इसको क्या बोला जाएगा, अब इसका नेम हो जाएगा न्यूक्लियोइड। क्या हो जाएगा बेटा, न्यूक्लियोइड हो जाएगा। न्यूक्लियोइड क्या होता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। अगर एग्जांपल की बात करोगे बेटा तो आपको मिलेगा बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइको। बस समझ में आ रही है। इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, वो है हमारा सर यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है सर, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का सेल का मीन्स होता है कि यू मीन्स होता है ट्रू और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मीन्स दो सेल हैव अ न्यूक्लियस, ऐसे सेल जिनके पास क्या होती है कंप्लीट वेल मेंटेन न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। अगर इस न्यूक्लियस कंप्लीटली अगर सेल में प्रेजेंट है तो बताएंगे यूकैरियोटिक सेल। ओके, एंड दीज सेल हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये हमारे यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखोगे प्लांट, एनिमल, फंजाई। प्लांट एनिमल देखोगे तो ये हमारे क्या होते हैं आपके, ये आपके यूकैरियोटिक। कई बार जब टाइप्स ऑफ सेल में बात किया जाता है तो मोस्टली बच्चे आंसर देते हैं सर प्लांट सेल और एनिमल सेल। जो प्लांट सेल एनिमल सेल टाइप होता है वो यूकैरियोटिक का टाइप होता है। यूकैरियोटिक देखोगे दो टाइप का मिलेगा, एक होगा प्लांट सेल और दूसरा होगा सर क्या, एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल ये यूकैरियोटिक का टाइप होता है। ये बात समझ में? और थोड़ा सा इसको थोड़ा सा कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक का मीन्स की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को फादर के फॉर्म में देखो। जैसे कुछ बच्चे हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, भाई पेरेंट्स का रहता है लेकिन डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते हैं, उनसे ही वो होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में पेरेंट्स के साथ रहते हैं, सब कुछ कंप्लीटली पेरेंट्स का केयर रहता है। तो यूकैरियोटिक, तो आप क्या है प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर रह रहे हो, पेरेंट्स आपके साथ नहीं तो आप प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उनका कंट्रोलिंग है ही नहीं आपके ऊपर, इनडायरेक्टली होता है, अलग ही रहता है। हम क्या है सर, यूकैरियोटिक। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो कह रहे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कितने सुंदर सुंदर स्ट्रक्चर लगे हुए। ठीक है, देखिए कौन कौन से लगे हुए, देखिए हमारी सेल है, ये देखिए राउंड शेप है, इस देख रहे हैं, ये सारी सेल है। ये सेल की क्या कितना प्यारा स्ट्रक्चर है, वो दिख रहा होगा। थोड़ा सा लाइट खोलना होगा सर से, बहुत लाइट आ गया लेकिन बहुत सुंदर सुंदर आपको सेल यहाँ पे देखने को इतना सुंदर लग रहा है। इसमें बहुत सारे खतरनाक वाले भी हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। तो नेक्स्ट स्लाइड में आता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल के स्ट्रक्चर रियल में अगर देखा जाए, उसको डीप अगर स्टडी किया जाए तो स्ट्रक्चर की सेल होती कैसी है। तो अगर प्लांट सेल में जाओगे तो प्लांट सेल अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल का, तो देखो ये बेटा जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये जो हम बना रहे हैं बोर्ड पर ना, ये आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। और ये आप जो सेल देख रहे हो ये आपका एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। तो प्लांट सेल में भी न्यूक्लियस होता है, एनिमल सेल में भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस दोनों में होता है। तो प्लांट सेल के बाहर जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है, इसको बोला जाता है सेल वॉल। क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है। और इसके नीचे ये जो लेयर देख रहे हैं इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लांट सेल में आउटर सरफेस पर आपको सेल वॉल देखने को मिलता है, देन उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से एनिमल सेल में देखोगे तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है,
ऊपर की ही जो लेयर है आउटर सरफेस, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट होती है, लेकिन प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड रहता है सेल वॉल से। इसी सेल वॉल को हम डिस्कस करेंगे। पहले सेल वॉल क्या होता है? कहते हैं फाउंड ओनली इन प्लांट, फंजाई एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म। आउटर सरफेस जो प्लांट सेल में होती है उसको सेल वॉल कहते हैं। ये आपको प्लांट सेल में देखने को मिलेगा, फंजाई में देखने को मिलेगा, और अदर ऑर्गेनिज्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर इट इज द थिक आउटर लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर में कुछ सराउंडिंग ये कवर किया रहता है, इसको बोला जाता है सर सेल वॉल बोला जाता है। और ये फंक्शन क्या करता है? अरे रहता है तो कुछ काम भी करता होगा। क्या फंक्शन करता है? तो कहता है प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम विंड, टेम्परेचर एंड अदर एनवायरमेंट कंडीशन। प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लांट को एक शेप प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है? विंड से, टेम्परेचर से, अदर एनवायरमेंटल कंडीशन क्या करता है सर? जाता है। ठीक। उसके बाद कह रहा है कि प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी मजबूती प्रदान करता है, और शेप टू द सेल, क्या करता है? सेल को शेप भी प्रोवाइड करता है। कौन? सेल वॉल। इसकी अगर थोड़ी स्ट्रक्चर की बात कर ले, स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, तो स्ट्रक्चर आप देखोगे इसका, तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, और बीच में होती है मिडिल लैमेला। ये प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, बीच में होती है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला एज ए सीमेंट का काम करती है, इन दोनों लेयर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा, ये हमारी क्या थी? आपकी सेल थी। अब आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन। क्या आता है बेटा? सेल मेम्ब्रेन। तो आपने देखा जब प्लांट सेल में मैंने स्ट्रक्चर बनाया, तो ये जो हमारी प्लांट सेल है, तो आउटर सरफेस तो क्या है? आउटर सरफेस तो हमारा क्या है सर? आपका आउटर सरफेस आप देख रहे हो, ये तो सेल वॉल है। इसके नीचे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। और एनिमल सेल में तो आउटर लेयर ही सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। एनिमल सेल में आउटर लेयर क्या होती है सर? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो उसी सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन पे मॉडल बनाया था सिंगर और निकोलसन ने। सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जिसको कहा जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन के मॉडल के फॉर्म में बताया था कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा होता है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है बेटा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसको किसने बताया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। किसने बताया था सर? सिंगल एंड निकोलसन ने इसको क्या किया था सर? ठीक है। फिर क्या है? इट इज आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल की आउटर बाउंड्री रहती है। प्लांट सेल में तो सेल वॉल के नीचे रहती है, लेकिन एनिमल सेल में आउटर बाउंड्री रहती है, इंक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये क्या करता है? न्यूक्लियस को और ये साइटोप्लाज्म को, जो सेल के अंदर देख रहे हो ना, ये साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को कवर्ड करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है सर? आउटर बाउंड्री होती है, और ये क्या करता है? न्यूक्लियस और सेल वॉल क्या करता है? कवर्ड करता है, और इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक। फिर करें फीचर की बात करें, करता क्या है? तो ये हमारे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमेबल होता है, और अलाउ करता है सर्टेन सब्सटेंसेस को पास एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब कहने का जो हमारी प्लांट होते हैं, कोई सेल को क्रॉस करके नहीं जा सकता है, कोई भी बाहर नहीं आ सकता, कोई सर्टेन स्पेसिफिक सेल को सेलेक्ट किया जाता है। इसलिए इसका नेम रख देगा सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। जिनके काम की चीजें उसको बाहर करता है, जिनके काम का चीजें उसको अंदर लेगा, काम की चीज वालों को, जो काम नहीं उसको बाहर कर देगा। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और सर्टेन सब्सटेंस को अलाउ करेगा एंट्री और एग्जिट का। और ये सेपरेट करते हैं सेल फ्रॉम दियर सराउंडिंग। इनकी जो सराउंडिंग, जैसे ये सेल है ना, तो ये सराउंडिंग सराउंडिंग इनको क्या करता है? सेपरेट करने का, वो एक बाउंड्री काम करता है, सेपरेट करने का काम आपका करता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो नोन है सेल मेम्ब्रेन। और इस मॉडल को जो दिया गया था, इसकी मॉडल को जो समझाए थे, वो साइंटिस्ट ने की बताया था, इसका नाम रखा था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और उन्होंने बताया ये बाई लेयर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? ये बाई लेयर्ड होते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इनका। ये क्या होते हैं सर? आप देखोगे तो ये बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और जो फास्फोलिपिड से क्या होता है? मेडअप होता है। किससे मेडअप होता है? फास्फोलिपिड। और इसमें आपको प्रोटीन भी देखने को मिलता है। तो इस मॉडल को दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को सिंगर और निकोलसन है। बताइए बाई लेयर होते हैं और लिपोप्रोटीन से मेडअप होते हैं, फास्फोलिपिड से मेडअप होते हैं।
और ये प्रोटीन जो अंदर की ओर होता है, ये प्रोटीन इससे क्या होता है, अटैच होता है। एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, अगर आप साइटोप्लाज्म की बात करोगे तो फिर हम बनाते हैं सेल का, और ये सेल है, ये इनकी आउटर सरफेस है, ये न्यूक्लियस है, और सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो सबस्टेंस देख रहे हो ना, इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर के जो मैटेरियल्स है, तो बता रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होती है बेटा, कह रहा है कि साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। मैंने अभी फिगर बना के दिखाया। तो जो साइटोप्लाज्म होता है सर, जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो सेल मेम्ब्रेन, देखो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस से ये आप कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया। तो इनके बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंस होती है, इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। इसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, कंटेन सेल ऑर्गेनेल, ये सेल ऑर्गेनेल को कंटेन करते हैं, मीन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सारी चीज देख रहे हो ना, ये सब ये सारी चीजें इसमें क्या किए जाते हैं, कंटेन किए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म ये सब देखने को आपको। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियस की। चलिए न्यूक्लियस की भी बात करते हैं। तो अभी जो सेल की स्ट्रक्चर बनाई गई थी, तो आप देख रहे थे सेल के बीच में एक न्यूक्लियस था, सेल की स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे। तो न्यूक्लियर डिस्कवरी ऑफ रॉबर्ट ब्राउन 1831, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट कर लेना। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में किया था। ठीक है, एंड कंटेन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। इसके अंदर जो ये लिक्विड टाइप के मटेरियल्स आप देख रहे हो, इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं बेटा, पिंक कलर से बनाते हैं। ये जो मटेरियल आप देख रहे हो, समझना बात को, तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस का एक सिलेक्शन फिगर बनाते हैं, तो ये हम बनाते हैं बेटा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर हो गई। तो जगह जगह पे पोर्स होता है, तो ये हमारी हो गई सर न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर पोर हो गया। ये हमारे इससे यार जुड़े रहते हैं, और इससे जगह जगह देखोगे तो राइबोसोम इस पर अटैच होता है, तो राइबोसोम बना देते हैं। यहाँ पे राइबोसोम जगह जगह देखने को मिलेगा, राइबोसोम जगह जगह देखने। अब होता क्या है देखो, और तो कह रहा है कि जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, और कंटेन करता नहीं, इसमें जो येलो येलो चीजें आप देख रहे हो ना, ये लिक्विड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो क्या कह रहा है कि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन करता है, एंड न्यूक्लियोलस, एक सर्कुलर डेंस स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोलस बोला जाता है। ठीक है बेटा, एंड देन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन क्या होती है, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखोगे, देखने को मिलेगा। इसको बोला जाता है क्रोमेटिन। क्या बोला जाता है बेटा, क्रोमेटिन बोला जाता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को। और यही क्रोमेटिन आपका कॉन्सिस्ट होकर, कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। चलिए, तो ये क्रोमेटिन कंडेंस हो क्या बनाएगा सर, आपका क्रोमोसोम डीएनए जाकर आगे बनाता है। Chromatin act as the controlling center of a cell by forming chromosome। क्या कह रहा है कि जो क्रोमेटिन है, एक्ट एज करता है, कंट्रोलिंग सेंटर होता है, और ये जाकर क्रोमोसोम को बनाता है। ओके ओके, सो फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड होगी बेटा, वो आएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सभी सुने होंगे सर, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो अगर आप सेल देखोगे, तो ये आपकी प्लांट सेल, एनिमल सेल की जो भी आपके स्ट्रक्चर्स है, तो आपने न्यूक्लियस पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, और इसी साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या मिलेगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो कह रहा है कि सर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको पता है सर। पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल का मीन्स होता है जो ऑक्सीजन बॉडी में जाती है, जो आपने फूड खाया है, तो इसका ब्रेक डाउन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होती है बेटा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, उसका यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस, स्टोर करने के फॉर्म में। तो ये काम करता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ओके,
एंड देन क्वेश्चन बनेगा किसने डिस्कवरी, किसने ऑब्जर्व किया, तो अल्टमान ने 1890 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही कोई यहीं से क्वेश्चन बनता ही है। 1890 में अल्टमान, किसने सर, अल्टमान, अल्टमान ने क्या किया था 1890 में, क्या किया था 1890 में ऑब्जर्व किया था देम एज द ग्रैन्यूल के फॉर्म में। और सी बेंडा ने क्या किया, इसको टर्म दे दिया क्या सर, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको क्या दे दिया सर, माइटोकॉन्ड्रिया नेम दे दिया। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर कैसी होती है, आउटर मेम्ब्रेन सेपरेटेड फ्रॉम द इनर मेम्ब्रेन बाय द स्पेस 6 to 10 mm वाइड। तो कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का एक सुंदर सा फिगर बनाते हैं, आप देखना बेटा, ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होती है, तो ये मैंने डबल लेयर माइटोकॉन्ड्रिया का बना दिया, ठीक। और एक आउटर लेयर होती है, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया बेटा आउटर लेयर, क्या लिख दिया बेटा, आउटर लेयर मैंने मेंशन कर दिया। सेकेंड होती है इनर, तो मैंने क्या कर दिया सर, इनर लेयर मेंशन कर दिया। तो ये बात आपका मेंशन किया गया है कि ये क्या होती है सर, आपके आउटर मेम्ब्रेन सेपरेट करती है इनर मेम्ब्रेन को, इसके बीच में क्या स्पेस देखने को मिलेगा, तो 6 to 10 mm स्पेस वाइड इसमें होती है। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होता है क्रिस्टी के फॉर्म, जो इसके अंदर का इनर मेम्ब्रेन देख रहे हो, ये इस तरीके से फोल्ड रहता है, इस तरीके देख रहे हो ना, फिगर तैयार हो रहा है बेटा, इस तरीके से फोल्ड रहता है, और इसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्रिस्टी बोला जाता है, विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया रिएक्शन। ये क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके फंक्शन की बात करें तो क्या करते हैं, इसके अंदर बहुत सारे और भी चीज हम दिखा देते हैं, इसमें आप देखोगे डॉट डॉट स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है सर, मैट्रिक्स। और माइटोकॉन्ड्रिया है वो ओन डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, ठीक है। एंड देन फिर क्या कह रहा है कि इस पे जगह जगह आप देखोगे फिंगर एक स्ट्रक्चर जो हमारे ऊपर है, एक इस तरीके स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है, F1 पार्टिकल कहा जाता है। एंड देन कहता है रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाए तो इसका रीजन होगा ना, क्यों सर, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करती है एटीपी के फॉर्म में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म, एंड कंटेन करता है डीएनए आरएनए एंड राइबोसोम को, और इनबलाइलिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इंडिपेंडेंट तरीके से क्या करता है सर, ये हल करता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेल ऑर्गेनेल, नेक्स्ट हमारा सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल की बात करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल क्या होता है बेटा, आप देख सकते हो सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल का ऑर्गन, सेल के अंदर प्रेजेंट। पहले सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन थ्रू स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल। तो होता क्या है सेल ऑर्गेनेल, अगर आप देखोगे ऑर्गेनेल, तो जो सेल क्या करेगा, डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से, उसी को ऑर्गेनेल कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल आएगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आएगा बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, आप देखोगे इसको शॉर्ट में ईआर कहा जाता है। तो क्वेश्चन सबसे देखो, जो सेचेस बायोलॉजी में ये जो चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, इसमें जो डिस्कवरी आप और इसका ईयर लर्न कर लेना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कह रहे बेटा कि डिस्कवरी ऑफ पोर्टर 1953 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खोज किसने की थी सर, पोर्टर ने की थी, ठीक है। और नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल कॉल्ड सिस्टर्नी वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। अगर इसकी बात करें तो कह रहा है कि ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, नेटवर्क की फॉर्म में, वेसिकल्स ट्यूब्यूल, इसमें क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है जिसको ईआर कहा जाता है। और ईआर आप देखोगे तो दो तरीके का होता है, एक होता है ईआर एस ईआर होता है, आर ईआर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। लैक ऑफ राइबोसोम, जिसमें राइबोसोम नहीं होता है, ये आपका ट्यूबुल लैक स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें कोई राइबोसोम नहीं, एकदम स्मूथ है, इसको बोलेंगे एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाएगा, क्योंकि इस पर राइबोसोम अटैच जिसके सरफेस पर नहीं होते, एकदम स्मूथ होता है। इन्वॉल्व द लिपिड सिंथेसिस, तो करता क्या है सर एससीआर, एससीआर लिपिड सिंथेसिस में क्या करेगा, हेल्प करेगी, जो लिपिड बनती है ना, उसके फॉर्मेशन में एससीआर क्या करता है, मदद करता है।
सेकेंड जो हमारा टाइप है उसको बोलते हैं RER। सेकेंड टाइप क्या बोलते हैं सर? RER, जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे बेटा? राइबोसोम में देखने को मिलेंगे। और यही राइबोसोम क्या करेगा? इसको खुरदरा बनाता है, रफ बनाता है। इसका नेम रखा गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। देखो टाइप 2 है, एक लिपिड बना रहा है, एक प्रोटीन बना रहा है। जो लिपिड बना रहा है एससीआर, जो प्रोटीन बना रहा है वो आरईआर होता है, ठीक। और आल्सो हेल्प स्टोर सिंथेसिस प्रोडक्ट लाइक ग्लाइकोजन को स्टोर करने में भी क्या करता है? ये ऑलरेडी हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है? बहुत ही प्यार से चीजों को बताई जा रही है। इसको ध्यान से लेक्चर को सुनो। और ये नोट्स आपके संकल्प ट्यूटोरियल के ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारे जितने भी नोट्स है ना, जो भी पढ़ा रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। चलिए बेटा, अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आपके नेक्स्ट स्लाइड जो आपके देखने को आएगी वो आपका आएगा कि सेल ऑर्गेनेल, जिसको आप बोलते हैं राइबोसोम। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझ लो, यहां से क्वेश्चन टच होना ही होना है, ठीक है। राइबोसोम क्या होती है? तो राइबोसोम आप देखोगे नॉर्मल तो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। तो कह रहा है कि टीनी ऑर्गेनेल सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्या कह रहे हैं? बहुत ही छोटे ऑर्गेनेल होते हैं और ये माइक्रोस्कोप से ही दिखेंगे। इसकी डिस्कवरी बेटा पढ़ जाना, पैलाडे ने की थी 1955। पैलाडे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी 1955 में। और ये टू टाइप्स होते हैं, 70s और 80s। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, 80s राइबोसोम क्या होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब होगा सर ये क्या होता है? तो राइबोसोम टू टाइप है। 70s राइबोसोम आप देखोगे तो इस तरीके से होगा। 80s राइबोसोम इसे थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिलेगा, इससे बड़ा देखने को मिलेगा। इसके दो सब यूनिट होते हैं। 70s में आपको एक मिलेगा 50, दूसरा मिलेगा 30। टोटल 80 होंगे, लेकिन इनको 70s कहा जाता है। 80s में देखोगे तो एक 60 होगा, एक 40 होगा, टोटल हो जाएगा 100, लेकिन 80 कहा जाता है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन मशीन आती है, उसके थ्रू इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं? राइबोसोम के टाइप्स होते हैं। चलिए बेटा, अब लाइसोसोम की बात करते हैं। तो लाइसोसोम क्या होता है? तो बता रहा है कि जो हमारे लाइसोसोम होते हैं, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि लाइसोसोम आल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होती है बेटा? सुसाइडल बैग होते हैं। और इसकी डिस्कवरी किया था क्रिश्चियन डी डूवे ने। डी डूवे ने 1955 में किया था। और इसको इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था 1974 में, ठीक। और कंटेन करते हैं 40 हाइड्रोलिटिक एंजाइम का, जिसको डाइजेस्टिव मटेरियल कहा जाता है। मतलब ये खुद का नुकसान करता है, अपने ही सेल को डैमेज करने लगता है। एंजाइम यूज करता है, अपने ही सेल को खाने लगता है। इसको आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग कहा जाता है। और फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इन द फैगोसाइटोसिस। एनिमल सेल में होता है फैगोसाइटोसिस, खुद के सेल को खाने लगता है, इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस। मतलब डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव जो वेस्ट मटेरियल को भी ये क्या करता है? फीड करता है, उनको खाता है, ठीक है। अब आता है बेटा आपका गोल्गी बॉडी। क्योंकि इसका नेम बहुत आसान है लर्न करना। गोल्गी मतलब साइंटिस्ट के नाम पे ही दे दिया गया। गोल्गी बॉडी की डिस्कवरी गोल्गी बॉडी ने गोल्गी कैमिलो गोल्गी ने किया था। और इसका अदर नेम होता है सर गोल्गी ऑपरेटस एंड डेक्टियोसो। इस टर्म को समझिएगा बेटा। गोल्गी बॉडी आल्सो नोन एज गोल्गी ऑपरेटस एंड डेक्टियोसो। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, गोल्गी बॉडी भी कहा जाता है। प्लांट के केस में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहा जाता है। और गोल्गी ऑपरेटस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी ऑपरेटस एंड गोल्गी बॉडी, सब इसी का नाम। मतलब एक राकेश सर का तो एक ही नेम है ना, लेकिन कुछ लोगों का बहुत सारा नेम होता है। तो गोल्गी बॉडी का बहुत सारा नेम है। गोल्गी ऑपरेटस, डिक्टियोसोम, गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और डिक्टियोसोम जो होता है, गोल्गी बॉडी अगर प्लांट सेल में होगा तो उसको डिक्टियोसोम कहा जाता है, ठीक है। डिस्कवर्ड बाई कैमिलो गोल्गी 1898 में कैमिलो गोल्गी ने इसको देखा था। इनको भी नोबेल प्राइज मिला था बेटा, ठीक है। और ये एबंडेंट सेक्रेटरी सेल्स इसमें फाउंड होते हैं। काम क्या करता है? वर्क क्या करता है? फंक्शंस क्या करते हैं? तो ये लाइसोसोम को बनाने में, एक्रोजोम ऑफ स्पर्म बनाने में, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, इंसुलिन, इसमें ये क्या करते हैं? गोल्गी बॉडी आपकी मदद। आपको वही पॉइंट बताया जा रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दुनिया भर का पंचायत नहीं बताया जा रहा है। एक एक लाइन आपके CHS BHU के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही केयरफुली 2-3 बार वीडियो को देखिए और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो किसी भी टॉपिक में आप कमेंट करो और चीज़ों को बताओ, ठीक है? चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वैक्यूल्स। देखो वैक्यूल क्या होता है, मैंने भी एक फिगर बनाया था, तो फिगर आप देखे थे एक प्लांट सेल का फिगर था, तो ये मैंने यहाँ फिगर ड्रा कर दिया, प्लांट सेल का फिगर है। आउटर सरफेस को सेल वॉल कहते हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस था। हम एनिमल सेल को भी ड्रॉ कर देते हैं, बीच में आपका न्यूक्लियस था। कह रहे बेटा कि जो हमारी प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के न्यूक्लियस के सराउंडिंग बड़ा सा स्पेस दिख रहा होगा। यहाँ स्पेस आप सेल में देखोगे, देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है वैक्यूल। क्या बोला जाता है? वैक्यूल। और एनिमल सेल में तो न के बराबर होता है, एब्सेंट भी होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट स्टोर द न्यूट्रिएंट वेस्ट प्रोडक्ट प्लांट सेल में। देखो प्लांट सेल में ये है ना स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस में क्या होता है? स्टोर, और क्या कहना है सर? न्यूट्रिएंट को स्टोर करने में, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने में वैक्यूल क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब सेल के अंदर जो स्पेस होता है ना, उनको बोला जाता है वैक्यूल। और ये जो आप लेयर जिससे कवर्ड है, उसको बोला जाता है टोनोप्लास्ट। क्या बोला जाता है बेटा? टोनोप्लास्ट कहा जाता है, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। और ये टोनोप्लास्ट कहते हैं, और ये स्पेस जो हमारे होते हैं वैक्यूल कहते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट और न्यूट्रिएंट को स्टोर करने में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है, ठीक है। फिर करते हैं लार्जेस्ट एंड परमानेंट ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द सेल वॉल्यूम। ज्यादातर पार्ट सेल को यही कवर किया रहता है, ठीक है। एनिमल सेल में स्मॉलेस्ट टेम्पोररी होता है, मे बी एब्सेंट भी सर ये हो सकता है, ठीक है बेटा। चलिए आगे आते हैं। अगर नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी आप ये आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे। तो बोर्ड पर आपका क्वेश्चन लगा हुआ है, इसको आप रीड करिए और इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा 5 मिनट का आपको ब्रेक देते हैं, ठीक है। 1 ही 2 मिनट का ब्रेक देते हैं। अब इस क्वेश्चन को रीड करिए और इसका आंसर कमेंट में दीजिए। इसका आंसर कमेंट में बताइए, जिसका आंसर सही रहेगा भाई उसकी तैयारी अच्छी चल रही है, जिसका नहीं सही रहेगा वो और अच्छा तैयारी करे। इसके आंसर को आप बताइए। चलिए फटाफट इसका आंसर को दी, कमेंट फटाफट बताइए बेटा कमेंट में इसके आंसर क्या आएंगे। बताइए, बताएं। चलिए देखते हैं। तो कह रहे बेटा कि इन लिविंग बीइंग ग्रोथ अकर फॉर्म, मैंने पहले बताया था ना। कह रहा है कि इन लिविंग बीइंग, अगर लिविंग बीइंग है तो उनमें ग्रोथ कैसा होता है? उनमें ग्रोथ कौन कहां से होता है? तो इनसाइड होता है, आउटसाइड होता है, डज नॉट अकर बोथ ए एंड बी। क्या आंसर होगा बेटा बताओ? मैंने बताया था लिविंग में ना, नॉन लिविंग में आउटसाइड होता है। हम लोग की ग्रोथ अंदर से होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? इनसाइड, ठीक है। अगर ये आप टिक लगाए हो तो आप लेक्चर अच्छे से सुनो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है, सेम टाइप ऑफ सेल परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड। क्या होगा बताइए बेटा, बताइए। सेम टाइप ऑफ मतलब टाइप सेल जो है सेम टाइप का है और सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, ये क्या कहलाएगा बेटा बताइए? ये क्या आएगा? सिस्टम ऑर्गन टिश्यू नॉन ऑफ दिस। बताइए, सेम टाइप का सेल है और सेम फंक्शन को परफॉर्म करता है, क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो सिमिलर सेल हो जाएंगे और ओरिजिन क्या होते हैं और ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। आंसर हो जाएगा सर किसका? टिश्यू का आंसर क्या आ जाएगा बेटा? टिश्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की। कह रहा है हु लैप्स अ लाइफ साइकिल। किसकी लाइफ साइकिल नहीं होती? अरे हम तो लिविंग में लाइफ साइकिल होगी, तो नॉन लिविंग की क्या हो जाएगी? लाइफ साइकिल सर नहीं होती है। नॉन लिविंग की लाइफ साइकिल नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर इसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे तो आपने लेक्चर को सही से सुना नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग ऑफ दियर ऑन काइंड नोन एज। क्या कह रहे हैं? अपने ही जैसे लिविंग को प्रोड्यूस करता है, क्या कहलाता है? सही है बेटा, जल्दी। अपने ही जैसे लिविंग को जो प्रोड्यूस करता है क्या कहलाता है? वो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? रिप्रोडक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बेटा आपका
लिविंग बीइंग रिस्पायर टू प्रोड्यूस एनर्जी टू फॉर देयर ऑन काइंड, एनर्जी बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड फॉर न्यूट्रिशन, नॉन ऑफ दिस। सही है, इसका आंसर क्या होगा? लिविंग बीइंग रिस्पायर टू प्रोड्यूस, लिविंग बीइंग रिस्पायर करते हैं तो एनर्जी फॉर देयर ऑन, उनका एनर्जी खुद का होता है, या फूड, ये आप आंसर देखे थे ना, ये एनर्जी क्या करते हैं सर? ब्रेक डाउन करते हैं। एनर्जी क्या करते हैं बेटा? ये ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आता है, थ्रू विच प्रोसेस लिविंग बीइंग थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम दियर बॉडी, एक्सक्रीशन। सिंपल से क्या हो जाएगा बेटा? एक्सक्रीशन। तो आंसर मार्क कर दो आप, एक्सक्रीशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग बीइंग इज आर, क्या होता है? ऑल ऑफ दीज होगा ना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल होती है, एक्सक्रीशन करता है, रेस्पिरेशन करता है, तो क्या हो जाएगा आंसर बेटा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो आंसर मार दोगे आप, ऑल ऑफ दीज। ओके नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, among the following who show response to stimulus, कौन करता? अर्थवर्म, मैन, नाइफ। नाइफ तो करेगा नहीं भाई, नॉन लिविंग है। अर्थवर्म तो, अर्थवर्म करता है कि नहीं करता? और करता है, अर्थवर्म भी तो करता है, उसको टच करोगे तो चीजें करता है कि नहीं? तो ए एंड बी हो जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट शो मोमेंट, कौन मोमेंट को शो करता है? तो रॉक तो करेगा नहीं, नाइफ करेगा नहीं, पेन करेगा नहीं, तो कौन करेगा बेटा? अमीबा क्या करेगा? मोमेंट को शो करता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले कौन किया था? इसका आंसर यार सबको आता है, आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, सबको पता है क्या होगा? स्मॉलेस्ट यूनिट, अभी मैंने बताया था 3 पॉइंट करना था, क्या था? सेल होती है, इसका आंसर आपको आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल हैव इरेगुलर शेप, चलिए बताइए, 2018 में पूछा गया है, सब सीएचएस का क्वेश्चन है, बट फटाफट सॉल्व करिए, ये आपकी तैयारी हो रही है। क्या कह रहे हैं बेटा? सुनिए, कह रहा है, ये देखो 2018 में क्वेश्चन पुट अप किया गया है, तो कह रहा है कि जिसकी शेप इरेगुलर, मैंने बोला ना अमीबा और व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे तो क्या आ जाएगा सर? इरेगुलर शेप में व्हाइट ब्लड सेल्स और अमीबा, रेड ब्लड सेल, नॉन ऑफ दिस किसका होता है? इरेगुलर शेप होता है, अमीबा की भी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स की भी होती है, दोनों दिया है तो अमीबा आप लगा देना, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, बताइए बेटा कौन सा होगा? स्पर्म सेल होगा नहीं, मसल सेल्स होगा नहीं, एक सेल होगा नहीं, नर्व सेल होगा, आंसर मान लो नर्व सेल। लार्जेस्ट नोन पता है, ऑस्ट्रिच एग, अभी पढ़े हो, उसको लगा दो बेटा, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल अभी आपने पढ़ा, पीपीएनओ, जिसको माइकोप्लाज्मा भी कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा? लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया, देखो नाम बड़ा है तो यार सेल भी बड़ा है, सबसे सिंपल तरीका है, नाम बड़ा है तो सेल भी बड़ा है, एसिटेबुलेरिया। फिर द स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, आरबीसी, ठीक है, क्या होगा? रेड ब्लड सेल, ठीक है। और सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या करता है ये? एनिमल सेल में होगा नहीं होगा, अमीबा में होगा नहीं होगा, यूग्लिना में नहीं होगा, प्लांट सेल में होता है, आउटर सरफेस होता है, ठीक है। आउटर थिक एडिशनल लेयर सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट विंड, सब ऑल ऑफ दिस क्या लगाओगे? तो ये सब आंसर फटाफट 2016 में देखो पूछा हुआ है, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, इसमें जैसा क्या जो प्लांट सेल में होता है तो क्या बताओगे सर? सेल वॉल होता है, ठीक है। फिर कह सेल वॉल इज द एब्सेंट इन द, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो सेल वॉल किस में एब्सेंट होता है? तो नन ऑफ दिस, एनिमल सेल, प्लांट सेल, अमीबा, एनिमल सेल में नहीं होता है सेल वॉल, एनिमल सेल अगर हमारे पास सेल वॉल होता तो हम लोग भी कवर्ड होते हैं। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन अलाउ ऑल सबस्टेंस, ना सर, ओनली वाटर, ना सर, ओनली सर्टेन सबस्टेंस, ठीक है, सर्टेन सबस्टेंस को अलाउ करता है। फिर द मेम्ब्रेन दैट हेल्प टू सेपरेट सेल फ्रॉम ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग, क्या करता है? सेपरेट सेल मेम्ब्रेन करता है, ठीक है। आगे देखो, जेली लाइक सबस्टेंस बिटवीन सेल, अभी मैंने बताया न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है क्या होती है सर? साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है। कौन डिस्कवर किया न्यूक्लियस का? ये आपका होमवर्क रहेगा, करके दिखाओ। न्यूक्लियस में क्या कंटेन करता है? तो सब कंटेन करता है, न्यूक्लियोप्लाज्म देख के, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आंसर होगा।
विच ऑफ द नोन एज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, सेल की कौन कंट्रोल करता है? साइटोप्लाज्म, क्रोमेटिन, सेल मेम्ब्रेन, मैंने आप बताया था क्रोमेटिन करता है, ठीक है बेटा। अब कह रहा है बीड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन द क्रोमोजोम, क्या होता है? क्रोमोजोम जीन्स न्यूक्लियोलस, इसका आंसर आप करके लाना बेटा, सब कमेंट में आंसर चाहिए। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा? जो कैरेक्टर को इनहेरिट करता है, क्रोमोजोम, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस तो करता नहीं है, क्रोमोजोम आंसर हो जाएगा। द लोकेशन ऑफ द क्रोमोजोम इन द कॉल्ड, कहाँ होता है लोकेशन? बताइए, इसका लोकेशन कहाँ होता है? क्रोमोजोम का लोकेशन कहाँ होता है? आउटर सरफेस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ऑफ द सेल, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल, नन ऑफ दिस। बताइए इसका आंसर क्या होगा? क्रोमोजोम का लोकेशन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के सेल में होता है, न्यूक्लियस में होता है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इनर सरफेस ऑफ द सेल। फिर कह रहा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल 2012 में पूछा हुआ है, तो किसको बताओगे? माइटोकॉन्ड्रिया को बताओगे, इसका आंसर तो आपको आ ही रहा होगा। हेरिडिटी मटेरियल किसमें होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड में आ जाएगा बेटा। फिर कह रहा है ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, इसका सॉल्यूशन तुमको नोट्स नोट्स पे मिलेगा, इसको सॉल्व करो, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कमेंट करिए, अच्छे से पढ़िए, एक एक स्लाइड को देखिए, कुछ मैंने होमवर्क भी आपको दे दिया है। ये आपकी स्लाइड क्या हो गई सर? कंप्लीट हो गई। तो सीएचएस बीएचयू का जो सेल चैप्टर था, लिविंग वर्ड चैप्टर था, आज ये हमारे क्या हो गया सर? कंप्लीट हो गया। पूरी फर्स्ट चैप्टर, पूरी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट की गई है। मैंने आपका एक्सरसाइज भी करा दिया है, कुछ मैंने होमवर्क आपको दिया है, इसमें क्वेश्चन है, उसका कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। और इसको प्रॉपर अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो शंकर ट्यूटोरियल प्ले स्टोर पर आप जाना, ये सिंबल आपको वहां येलो कलर में मिलेगा, वो हमारी ऐप है, तो उसको डाउनलोड कीजिए। नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वीडियो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। इसके बाद की वीडियो आपको पेड कोर्स पर मिलेंगे, और अगर आप ऐप डाउनलोड करते हो तो मे भी वहां भी आपको मिल सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर अपने मित्रों को बताइए। और सीएचएस में आपका एडमिशन बहुत आसानी से होने वाला है। अगर आप इस ऑनलाइन बैच को, पैड कोर्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी किसी भी तरीके से अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।